सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये हमें पढ़ना है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक क्लास छूट गई थी, उनकी मैं रिव्यू कर दे रहा हूं कि सेशन लेयर तक हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर क्या बताता है, क्या करता है? सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे डिफाइन होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या है? वो लेयर जिस लेयर के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द लेयर से या नेटवर्क से, आप बोल सकते हो। ठीक है, इट इज द लेयर थ्रू विच वी इंटरेक्ट विथ द नेटवर्क or network resources. Getting it? So what do we do at this layer? At this layer we just define the source and the destination. Let's suppose आप fb.com लिख के एंटर मार रहे हो, तो जैसे ही आपने एंटर मारा तो इसमें एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन परफॉर्म हो गया। तो हुआ क्या? सोर्स आपने डिफाइन कर दिया, आपका अपना पीसी या अपने पीसी का जो भी एप्लीकेशन है वो सोर्स हो गया। और डेस्टिनेशन क्या है? जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, fb.com के सर्वर के साथ चाह रहे हो। गेटिंग इट? तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और साथ में एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। यू ऑल्सो जनरेट अ रिक्वेस्ट कि भाई आपको क्या चाहिए। ये क्या हुआ यार, इससे ऑटोमेटिकली कुछ चीज डिलीट हो गई क्या? है तो मैं डर ही गया कि अचानक ये क्या हुआ। तो सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन होता है। सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है? आपका अपना पीसी। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन इज whatever you want to communicate with। तो आप fb.com के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो डेस्टिनेशन हो गया fb.com। और जैसे ही आपने एंटर मारा दैट मीन्स आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया कि भाई मुझे fb.com का पेज एक्सेस करना है। तो यही था एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बारे में इससे ज्यादा आपको नेटवर्क में से रिलेटेड जानने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये जानना होगा कि प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे कौन कौन सा वर्क करते हैं। जैसे डीएनएस हो गया, डीएचसीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, रिप, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इस लेयर पे वर्क करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो और प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। ठीक है, एंड इट हैज अ सेट ऑफ रूल दैट इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, तो उन रूल को फॉलो करके करके हम सब फॉलो करते हैं सेम रूल को। इसलिए हम सभी एक दूसरे को जब हिंदी में बोलते हैं तो एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। अगर सेट ऑफ रूल ना हो तो कोई कुछ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसी तरह से ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये मतलब प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। इनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और ये कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके बनाया गया है। अब मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसमें ये जो एप्लीकेशन होता है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम नेटवर्क एप्लीकेशन बोलेंगे। कि नेटवर्क से इंटरेक्ट करवाने के लिए ये मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम नेटवर्क से इंटरेक्ट करवा पाए। ओके तो बस आपको एप्लीकेशन लेयर में इससे ज्यादा नहीं जानना है। याद रखना, इसको नोट करना है। नोट मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख लो।
या फिर बाद में आप लोग करते रहोगे तो मतलब वो जब अपलोड कर दूंगा तो इसको ये कर देना, लेकिन ठीक है एक सर। नोट्स आप लोगों के हेलो पास होना चाहिए। हेलो हाँ हेलो। सर, एक क्वेरी थी। बताओ। सर जैसे ये जो आपने एप्लीकेशन लेयर बोला, जब डेटा फ्लो करता है तो मींस अगर दो पैकेट देखा जाए, अगर मैं यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ तो आप पे वो डिक्रिप्ट होके जाता है, पूरी लेयर 7 को होते हुए जाता है ना वो वाला। हाँ तो आपके फिर लेयर 7 पे उस हिसाब से तो फिर सर आईपी भी काम करेगी, पोर्ट्स भी काम करेंगे, सारे प्रोटोकॉल्स भी काम करेंगे। हाँ। तो तो सर हेलो। हम्म। हाँ तो सर इसमें सिर्फ प्रोटोकॉल्स सिर्फ ये बोल रखे हैं, इसमें पोर्ट भी तो आते ही होंगे, लाइक आईपी, अरे मतलब तो आईपी को। एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन लेयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल अदर लेयर्स। इट जस्ट हाँ अ सर, मैं प्रोसेस हैज एप्लीकेशन लेयर की बात स्टार्टेड। कर रहा हूँ। हाँ। मैं एप्लीकेशन लेयर की बात हाँ कर रहा तो हूँ सर। एप्लीकेशन लेयर जब नेटवर्क लेयर पे जाएगा तब आईपी मिलेगा ना, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा मतलब हम्म। इसके बाद की जब प्रोसेसेस परफॉर्म होंगी तब तो टीसीपी या यूडीपी अटैच होगा ना इनके साथ। ओके ओके ठीक है। अभी तो वी आर ओनली तो टॉकिंग व्हाट हैपेंस एट द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे आपने क्या किया, यू हैव जस्ट व्हाट हैव यू डन, यू हैव जस्ट मेंशन्ड द डेस्टिनेशन यू वांट टू कम्युनिकेट विद, इजंट इट? यस यू सर। जस्ट दैट्स ऑल। सो यहाँ पे नेटवर्क एप्लीकेशन क्या है, मोजिला या जिसके थ्रू आप वेब से कनेक्ट कर रहे हो, वेब पेज से कनेक्ट करोगे। तो अब ये सब जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स मैंने मेंशन किए हैं, इन प्रोटोकॉल्स को याद रखना, कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, इनका फंक्शन भी आपको जानना पड़ेगा, जो बाद में हम करेंगे डिस्कस, लेकिन ये नोट करके रख लेना। कुछ इनके पोर्ट नंबर्स भी आप याद करके रख लेना कि कौन कौन से पोर्ट नंबर होते हैं किस एप्लीकेशन के। तो ये था एप्लीकेशन लेयर भाई। पोर्ट नंबर एप्ली क्या होते हैं सर इसमें? पोर्ट नंबर अभी नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचेंगे ना उस समय हाँ पोर्ट ठीक है नंबर सर। समझा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पोर्ट नंबर क्या होता है। ठीक नव है ये सर। अभी आपको केवल ये मैंने मतलब बताया कि इसी एप्लीकेशन लेयर में जो एप्लीकेशंस हैं, ये टेलनेट, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये कौन सा पोर्ट नंबर लेकर यूज करते हैं, मतलब इनके लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है, वो बस आपको याद करने के लिए मैंने बोला, रटने के लिए। उसको समझा ओके। दूंगा कि क्या होता है पोर्ट नंबर आगे। तो अब है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ द डेटा इज डिसाइडेड एट दिस लेयर। भाई किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, किस तरह का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, डेटा किस तरह का होगा, उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा। अगर वीडियो डेटा होगा तो वीडियो फॉर्मेट होगा, अगर टेक्स्ट डेटा होगा तो टेक्स्ट फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट यहाँ पे डिसाइड की जाती है कि भाई डेटा जो जाएगा आएगा उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। प्लस एनक्रिप्शन और कॉम्प्रेशन। एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच plain text data is converted into cipher text. Process of converting plain text data into cipher text, ठीक है, using some encryption algorithm and encryption key so that the data could be read only by the authorized person having the decryption key. आ रही है बात समझ में? तो एक यस सर। प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होते हैं। उस एल्गोरिदम के थ्रू जब डेटा में की को मिक्स किया जाता है, एनक्रिप्शन की मिक्स किया जाता है, तो जो आउटपुट होता है दैट इज कॉल्ड सिफर टेक्स्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिफर टेक्स्ट। और सिफर टेक्स्ट को ही हम एनक्रिप्शन डेटा कहते हैं। जिसको कौन रीड कर पाएगा, ओनली द ऑथोराइज्ड पर्सन हैविंग द डिक्रिप्शन की। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसके पास डिक्रिप्ट करने का की है वही उस डेटा को पढ़ सकता है, नॉट एवरीवन। ठीक है सर। फिर इसमें क्या है, एल्गोरिदम, एनक्रिप्शन की, ठीक है, सीक्रेट मीटिंग टुमारो, लेट्स सपोज वी वांट टू सेंड सम मैसेज टू सम अदर पर्सन दैट
but we want the data, the communication should be kept secret. ठीक है, आप प्राइवेट रखना चाहते हो लेकिन भेजोगे तो आप पब्लिक मीडिया से ही ना। अगर आप कुछ भेज रहे हो डेटा इंटरनेट के थ्रू, किसी को मेल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो इंटरनेट से जो जाएगा डेटा तो वो तो वायर से जा रहा है। आपका कंट्रोल नहीं है उन वायर्स पे कि भाई मैं पकड़ लूंगा अगर कोई डेटा चोरी करेगा। तो पब्लिक मीडिया के थ्रू आप भेज रहे हो तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजूं। You would like to encrypt the data. If you want to keep that communication secret, that means you would like to encrypt the data before sending it out through your device. Getting it? So you need some encryption algorithm. So let this funnel be the encryption algorithm. इस funnel को हम समझते हैं कि ये एक एल्गोरिदम है, जिस एल्गोरिदम के थ्रू ये जो हमने सीक्रेट मीटिंग टुमारो, ये जो टेक्स्ट डेटा है इसको हम एनक्रिप्ट करेंगे। तो एल्गोरिदम से पास करेगा, प्लस उसमें कुछ एनक्रिप्शन की डालेंगे, तो जो भी रिजल्ट होगा उसको हम सिफर टेक्स्ट बोलेंगे और वो अनरीडेबल फॉर्म में होगा, मतलब उसको रीड करके कुछ उसकी मीनिंग नहीं बनेगी। और इसको कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है रास्ते में, क्योंकि डिक्रिप्ट करने के लिए जो की चाहिए वो की उसके पास नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? वो जब ऑथराइज्ड डिवाइस पे पहुंचेगा जहां पे की है और फिर उसी एल्गोरिदम के थ्रू वो डिक्रिप्ट किया जाएगा, तब वो आउटपुट देगा प्लेन टेक्स्ट। तो दिस इज व्हाट एनक्रिप्शन मींस। एनक्रिप्शन बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया एनक्रिप्शन का। तो ये था एनक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है? फॉर्मेट डिसाइड होता है डेटा का, प्लस एनक्रिप्शन और कॉम्प्रेशन। तो अब देखेंगे कॉम्प्रेशन क्या है। व्हाट इज कॉम्प्रेशन? प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डेटा कॉम्पैक्ट सो दैट मोर एंड मोर डेटा कुड बी सेंट इन लेस टाइम। ठीक है, क्या है कॉम्प्रेशन? डेटा को 1 GB डेटा है तो उसको दबा के कॉम्पैक्ट कर दो। हम लोग भी कभी जर्नी पे जाते रहते हैं, अगर ज्यादा सामान होता है तो क्या करते हैं? प्रेस कर करके बैग में डालते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कपड़े हमारे आ जाए उसमें। तो उसी तरह से ज्यादा से ज्यादा डेटा को जब हम कॉम्पैक्ट करके जल्दी से भेजना चाहते हैं लेस अमाउंट ऑफ टाइम में, तो उस प्रोसेस को जब कॉम्पैक्ट करते हैं तो कॉम्पैक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉम्प्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, ये मान लो 100 KB का है, कॉम्प्रेशन से जाएगा तो ABCD ये बन जाएगा। अब ये 50 KB का है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉम्प्रेस्ड डेटा। ये जा रहा है, अब ये ABCD लिखा हुआ है तो ये मत समझ लेना कि ये एनक्रिप्टेड डेटा है, ये कॉम्प्रेस्ड डेटा है। एक एल्गोरिदम इसमें चाहिए जो मतलब इसको डीकॉम्प्रेस करेगा। तो ये जो एल्गोरिदम है हमारा, ये जो हमारा एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को कोई भी यूज कर सकता है और वो डीकॉम्प्रेस कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा हाउ आर यू। तो ये मत समझना कि ये कॉम्प्रेस डेटा है और यही इक्विवेलेंट टू, मतलब इक्वल टू एनक्रिप्ट डेटा है। नहीं, इसको कोई भी खोल सकता है, इसको देख सकता है। इसको कॉम्पैक्ट केवल इसलिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा कम समय में जा पाए। और यहाँ पे आया डीकॉम्प्रेस हुआ, हाउ आर यू प्लेन टेक्स्ट फिर आपको दिखने लगा। तो इसमें कोई की वगैरह वगैरह की नहीं है जरूरत। अगर कोई भी इसको ट्रैप कर लेगा इस डेटा को तो डीकॉम्प्रेस करके वो पढ़ लेगा, क्योंकि डीकॉम्प्रेस एल्गोरिदम हर जगह अवेलेबल है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसको कॉम्प्रेशन मत समझ लेना। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रेशन और एनक्रिप्शन और फॉर्मेट। तो ये दोनों लेयर्स में हमें जितनी सी चीजें जाननी थी उतनी सी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम सेशन लेयर पे जाएंगे। सेशन लेयर क्या करता है? सेशन लेयर का मतलब क्या है? लॉजिकल लिंक तैयार होना, एक एग्रीमेंट तैयार होना। जब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच जब कम्युनिकेशन होगा तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच पहले कुछ रूल्स डिसाइड होंगे, कुछ एग्रीमेंट होंगे कि भाई हमें कम्युनिकेशन करना है तो किस तरह से करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है। उन रूल्स को जब एक्सेप्ट कर लेता है सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों, तब हम कहते हैं
एक सेशन लेयर पे एक लॉजिकल लिंक तैयार हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज सेशन लेयर? एट दिस लेयर लॉजिकल लिंक इज जनरेटेड, ठीक है, आफ्टर बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एग्रीज अपॉन सम कॉमन पैरामीटर्स दैट गवर्न्स द सेशन, जिसके बेस पे सेशन चलेगा। अब एंड सेशन, स्टार्ट सेशन, ये सेशन, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लॉजिकल चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सेशन का मतलब क्या होता है। डेस्टिनेशन, अगर सोर्स को कोई डेटा भेजना है तो ऐसा नहीं है कि वो बस भेजना शुरू कर देता है। पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होती हैं, कुछ कॉमन पैरामीटर्स पे डिस्कशन होती है, और उसको मानना पड़ता है दोनों को कि हाँ इन रूल्स के तहत हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो उसी चीज को सेशन बोला जाता है। जब तक कम्युनिकेशन सेशन रहेगा तब तक कम्युनिकेशन चलेगा। तो बस ये चीज थी इसमें। अब हमें जो मेन जो है हमारा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से है। ट्रांसपोर्ट लेयर को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, बहुत ही तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप ट्रांसपोर्ट लेयर को कंट्रोल कर पाओगे, और यहां से नेटवर्क आपका प्रॉपर वे में शुरू होगा। लॉजिकली क्या क्या चीजें होती हैं, तो इन चीजों को समझना होगा। तो अब ध्यान देना। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर? वेरियस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एट दिस लेयर। इस लेयर पे क्या होता है? बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, विच आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाइंग द डेटा। अब देखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो एप्लीकेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस या प्रोटोकॉल्स के थ्रू डेटा जाते हैं, ठीक है, डेटा को भेजा जा रहा है। फॉर एग्जांपल समझ लो HTTP है और टेलनेट है, ठीक है। एक ही पीसी पे बैठ के, एक ही सोर्स से बैठ के हम वेब पेज भी एक्सेस कर रहे हैं और किसी दूसरे डिवाइस को टेलनेट भी कर रहे हैं। टेलनेट करने का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बेसिकली किसी चीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए सर प्रॉम्प्ट कमांड में यूज किया जाता है ना इसको। हाँ, जब हम किसी दूसरे डिवाइस का, रिमोट डिवाइस का जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका जब हम कमांड प्रॉम्प्ट अपने डिवाइस पे एक्सेस कर लेते हैं, ताकि उसके कमांड प्रॉम्प्ट पे बैठकर हम उस डिवाइस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड टेलनेटिंग। समझ गए? यस, समझ गए आप? यस सर। चंदन, आप भी समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ। यस जैसे एक पीसी पे मैं बैठा हूं और एक पीसी है दूसरे फ्लोर पे। अब मैं दूसरे फ्लोर पे जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन उस फ्लोर पे उस पीसी में मुझे कुछ काम है, तो मैं क्या करूंगा, वो भी कनेक्टेड है, मेरा पीसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो मैं उस पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट अपने पीसी पे एक्सेस कर लूंगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज टेलनेट। तो अब मान लो टेलनेट के थ्रू भी कुछ डेटा जा रहा है और HTTP के थ्रू भी डेटा जा रहा है। तो अब बात आई कि भाई डेटा जो भी जा रहा है, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, मान लो डेस्टिनेशन पे जब पहुंचा, तो डेस्टिनेशन डिवाइस देखेगा डेटा, तो डेटा को देखकर वो कैसे समझेगा कि किस डेटा को किस एप्लीकेशन को देना है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। HTTP का डेटा HTTP के पास जाएगा, टेलनेट का डेटा टेलनेट सर्वर के पास जाएगा, ठीक है, या टेलनेट क्लाइंट के पास जाएगा। तो HTTP ने एक एनवेलप में मान लो कुछ मैसेज लिख दिया, और टेलनेट ने भी एक एनवेलप में कुछ मैसेज लिख दिया और भेज दिया, और ये नहीं लिखा कि भाई किसको देना है। तो डेस्टिनेशन पे जब एनवेलप देखेगा चौकीदार, तो चौकीदार देखेगा यार इसमें डेटा तो है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके लिए है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं डाली गई है। अगर
एनवेलप लिख के, आप एक चिट्ठी लिख के उस पे एड्रेस नहीं लिखो और जाके पोस्टमैन को दे दो कि भाई पहुंचा दो डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन मतलब अधूरा डेस्टिनेशन, मान लो एक बिल्डिंग में बोल दिया कि बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में दे दो। अब उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे फ्लोर हैं, तो उस बिल्डिंग तक तो वो पहुंच गया, मतलब उस आईपी एड्रेस तक तो वो पहुंच गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आईपी, क्योंकि आईपी का लेयर अलग इसके बाद आता है, तो मान लो आईपी पे आईपी लग गई दूसरे लेयर में कि भाई किस डिवाइस तक पहुंचाना है, लेकिन उस डिवाइस के अंदर जो वेरियस एप्लीकेशंस आर प्रेजेंट, हाउ विल दैट device understand which data is meant for which application? Getting my point or not? यस सर, ट्रांसपोर्ट तो प्रोटोकॉल्स डिसाइड करेंगे। यही होता है पोर्ट नंबर। हर एक एप्लीकेशन के लिए जितने भी वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, वेल नोन एप्लीकेशंस मतलब स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस जो थ्रू आउट वर्ल्ड यूज होते हैं और उस एप्लीकेशन को हर एक बंदा जानता है, जैसे HTTP, throughout the world HTTP is used to access websites. Getting it? Telnet is used to telnet different devices. तो इन सब के लिए एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन है। यहां पे ये नहीं लिखेंगे टू HTTP, नहीं, यहां पे लिखेंगे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80। जो हम लोग, जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग HTTP टेलनेट ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो डिवाइसेस होती हैं वो बोलते हैं पोर्ट नंबर 80। HTTP नहीं बोल के वो क्या बोलेंगे? पोर्ट नंबर 80। टेलनेट नहीं बोल के वो क्या बोलेंगे? यार पोर्ट नंबर 23 का डेटा है, मतलब कि वो टेलनेट का डेटा है। हम ह्यूमन बीइंग, हम अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, टेलनेट बोलते हैं, HTTP बोलते हैं, DNS बोलते हैं, DHCP बोलते हैं, लेकिन जो डिवाइसेस होती हैं वो इन नामों से नहीं जानती है एक दूसरे को, वो पोर्ट नंबर से जानती है। तो जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से आया तो ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है कि भाई HTTP अगर डेटा को भेज रहा है तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगा देगा? 80, बिकॉज 80 इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई HTTP data. 80 is used to indicate that the data belongs to HTTP. Getting my point or not? यस सर, यस सर, यस सर। वैसे ही टेलनेट, टेलनेट का डेटा टेलनेट नहीं लिखेगा कि टू टेलनेट, टेलनेट को दे दो, नहीं, वो लोग लिखेंगे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23। सोर्स पोर्ट नंबर भी अटैच होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी अटैच होगा। तो सोर्स पोर्ट नंबर में 1024 से लेकर मतलब से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सोर्स पोर्ट में कोई भी नंबर लगा दो, लेकिन 1024 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब रिजर्व्ड है वेल नोन एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। और ऊपर के जो, उसके बाद के जो नंबर होते हैं, उसके बाद के नंबर आप लगा लो 1025, 1026, कोई भी जो दूसरा एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हो सोर्स नंबर देने के लिए। तो मान लो HTTP का डेटा जा रहा है, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन इज फिक्स्ड because it is sent to, it is meant for HTTP, so the destination port number will always be 80, but the source port number will be, let's suppose here it is 1025। मतलब HTTP जब अपने HTTP को रिप्लाई करेगा तो वहां पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 1025 दे देगा, और जब तक कम्युनिकेशन चलती रहेगी तो 1025 कौन यूज कर रहा है? HTTP यूज कर रहा है। ये रिजर्व हो गया टेम्परेरली, ठीक है। कंप्यूटर ने नोट कर लिया है, कंप्यूटर ने नोट कर लिया है कि यहां से जो सोर्स पोर्ट बन के जा रहा है HTTP के लिए, HTTP की आइडेंटिफिकेशन के लिए जा रहा है, वो 1025 है, ठीक है। और टेलनेट के लिए जो जा रहा है दैट इज 1026। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 दे ही दिया है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 दे ही दिया है। जब इस सोर्स से निकल के वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन में जो चौकीदार बैठा हुआ है, तो चौकीदार देखेगा कि भाई दो डेटा आ रहे हैं, दो एनवेलप आ रहे हैं, दोनों एनवेलप को देखो। अच्छा, एक पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन इज पोर्ट नंबर 80 और दूसरे पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन इज पोर्ट नंबर 23। ओके, देन
send the data with port number 80 to HTTP and send the data with port number 23 to telnet. So this is what it will do. जो आगे आप लोगों को और ढंग से बताऊंगा मैं, मतलब देखोगे। तो ये पहला सर फंक्शन ये क्या था? तो हाँ बताओ। सर जो वेल नोन एप्लीकेशन बताया आपने कि 10 वाला जो बताया 102523 से नहीं नीचे नहीं, वो वेल मतलब नोन एप्लीकेशंस के लिए की जो पहचान होती है ना, हाँ वो 1025 से नीचे की होती है। जैसे टेलनेट का डेटा है, हाँ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन होना चाहिए। यहां से सोर्स से जब निकलेगा तो भाई जैसे किसको कोई भेज रहे हो? एप्लीकेशन का एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ सर इसका ना कोई HTTP हुआ चीज। तो HTTP हो गया, टेलनेट हो अच्छा अच्छा गया, ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, DNS हो गया, DHCP हो गया। तो इन सर्विसेज बोल देते हैं, कभी एप्लीकेशंस बोल देते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं। तो इनके लिए ठीक जो है। एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, तो इनके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूनिक प्रोटोकॉल, सॉरी, पोर्ट नंबर होते हैं। अब है तो each standard application is identified by logical unique number called port number. Transport layer identifies the application, ठीक है, from which it receives the data. तो देखता है कि किस एप्लीकेशन से डेटा रिसीव हुआ है, किसके थ्रू? थ्रू इट्स पोर्ट नंबर, ठीक है। एज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, मतलब पोर्ट नंबर कौन सा देखा जाता है? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देखा जाता है। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देख के पता चल जाता है, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो यहाँ पे देखा जाता है, सोर्स से जब जा रहा है डेस्टिनेशन पे, तब की बात बता रहा हूँ। तो देखा जाता है कि पोर्ट नंबर 80 है, तो वो 80 किसके लिए है? HTTP के लिए है। और पोर्ट नंबर 23 किसके लिए है? टेलनेट के लिए। तो जो पोर्ट नंबर लिखा रहेगा, उस एप्लीकेशन को डेटा डिलीवर कर दिया जाएगा। नीचे के लेयर से होके गुजरता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे। तो ये था। अब ट्रांसपोर्ट लेयर दूसरा फंक्शन क्या है? ब्रेकिंग द डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट ईच एप्लीकेशन डेटा कुड बी सेंट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब क्या है, एक ही एप्लीकेशन तो कम्युनिकेट, ये जरूरी तो नहीं है कि कंप्यूटर पे बैठ के आप एक ही काम एट अ टाइम कर सकते हो। आप म्यूजिक भी चला देते हो, आप ऑनलाइन यूट्यूब भी देख रहे हो, आप फेसबुक भी चला रहे हो, आपने अलग अलग काम किया हुआ, आप टेलनेट भी कर रहे हो। तो मल्टीपल अगर एप्लीकेशन है और सबका डेटा मान लो एक साथ जा रहा है, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन है और मान लो सभी का डेटा एक साथ जा रहा है, तो भाई कैसे जाएगा? तो मान लो कि एक पाइप है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पाइप लगा हुआ है, अटैच्ड है। सोर्स से आप मिल्क भी आपको भेजना है, वाटर भी भेजना है। अब जो रिसीविंग एंड पे है, वहां भी मिल्क लेने के लिए एक बंदा खड़ा है और वाटर भी लेने के लिए बंदा खड़ा है। तो जब तक आप दूध को भेज नहीं दोगे, तब तक तो पानी वाला बंदा वेट करता रहेगा। एक बार आपका दूध भेजना फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप पानी भेजोगे। अगर दोनों एक साथ भेजोगे तो क्या होगा? दोनों मिक्स हो जाएगा और डेस्टिनेशन पे हॉच पॉच एकदम प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाएगी कि भाई उसको फिर अलग अलग करो। अब अलग अलग करना इतना डाटा। पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया, और तो इसका मतलब क्या है, एट अ टाइम आप एक ही डेटा भेज सकते हो, एक ही तरह का, एक ही एप्लीकेशन का डेटा आप भेज सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर कंप्यूटर में मल्टीपल एप्लीकेशंस के डेटा साइमल्टेनियसली अगर जा रहे हैं, इसका मतलब बात कुछ और है। तो बात क्या होती है कि देखा जाता है कि कौन कौन एप्लीकेशन डेटा भेज रहा है। उन सभी एप्लीकेशंस के जितने भी डेटा है, उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है। मान लो 5000 लीटर मिल्क है, तो उसको एक एक केजी के पैकेट में बदला जाएगा और सब पे लिख दिया जाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मिल्क। मतलब अगर यहाँ टेलनेट का डेटा है तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सब पे क्या लिखा जाएगा? 23। और अगर वाटर है, मतलब HTTP है,
तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 लिखा जाएगा। मतलब 5000 लीटर जो पानी है उसको एक एक लीटर के डेटा में मतलब पैकेट में कन्वर्ट करके सब पे लिखा जाएगा कि भाई सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। तो डेस्टिनेशन में ऑलवेज अगर पानी को देना है मतलब एचटीटीपी को ही जाएगा, तो पोर्ट नंबर क्या लिखा होगा 80, ताकि डेस्टिनेशन पे समझ में आ जाए कि ये 80 वाला डेटा किसका है, एचटीटीपी का है। तो ये दूसरा फंक्शन परफॉर्म होता है कि अगर डेटा ज्यादा भी है तो उनको एक पर्टिकुलर साइज में तोड़ा जाता है। आ रही है बात समझ में? और तोड़ने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक पैकेट आप इस बंदे का दे दो, वाटर दे दो, एक पैकेट आप मिल्क भेज दो, फिर एक पैकेट वाटर दो, एक पैकेट मिल्क दो, दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है। और ये इतना फास्ट होता है कि कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है, दोनों एप्लीकेशन अपना काम कर रहे हैं, दोनों को लग ही नहीं रहा है कि रुक रुक के डेटा जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये दूसरा फंक्शन था, डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, जिसको हम सेगमेंट कहते हैं या डेटाग्राम कहते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, जो डेटा को टीसीपी ले जाएगा उस डेटा को सेगमेंट बोलते हैं, और जिस डेटा को यूडीपी ले जाएगा उस डेटा को डेटाग्राम बोलते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, लेकिन ये क्या है, एक टुकड़ा है डेटा का। अब है ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल एज वेल एज अनरिलायबल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन मतलब कि आपको भरोसा है कि हाँ अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अनरिलायबल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम गारंटी नहीं है कि डेटा जो हमने भेजा है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाए। तो अब बात है कि रिलायबल कम्युनिकेशन कब करते हैं और अनरिलायबल कम्युनिकेशन कब करते हैं। तो जब रिलायबल कम्युनिकेशन होगी तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके जो प्रोटोकॉल बना है दैट इज कॉल्ड टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो अनरिलायबल कम्युनिकेशन होगी मतलब डेटा भेजा पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो भी कोई बात नहीं, जब उस तरह की कम्युनिकेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूडीपी, अनरिलायबल कम्युनिकेशन। तो उस तरह के डेटा को अंजाम, कम्युनिकेशन को अंजाम देने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए टीसीपी और यूडीपी दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिन प्रोटोकॉल्स का यूज करके ट्रांसपोर्ट लेयर या तो रिलायबल कम्युनिकेशन को अंजाम देता है या अनरिलायबल कम्युनिकेशन को अंजाम देता है। मतलब कोई डेटा अगर रिलायबल तरीके से भेजना है तो टीसीपी रूल का फॉलो होगा, और अगर अनरिलायबल तरीके से भेजना है तो यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होगा। अब बात होती है, ऐसी बात होती है कि भाई यूडीपी का हम यूज ही क्यों करें, ठीक है, टीसीपी का ही यूज क्यों ना करें हम हर समय, क्योंकि ये रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो नहीं, जहां पे यूडीपी की जरूरत है तो वहां पे यूडीपी ही काम आएगा। टीसीपी से अगर वैसा काम करोगे तो वो मतलब बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का कम्युनिकेशन रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बातें करते हैं तो जो हमारी वॉइस है, जो हमारी आवाज है, वो कैसे जाती है, यूडीपी के थ्रू जाता है। जब आप ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हो या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसमें यूडीपी काम करता है, क्योंकि वहां पे लाखों लाख डेटा एक साथ बर्स्ट होता है, मतलब बहुत सारे एक ही साथ जाते हैं डेटा। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डेड भी हो जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर आप लोग फोन पे बात करते रहते हो, फोन पे बात करते हो, कभी कभी आवाज धुंधली हो जाती है। अगर वहां टीसीपी से जाएगा तो जब आवाज पूरी तरह से नहीं पहुंचेगी तो डेस्टिनेशन बोलेगा कि रुको रुको, इसको आउटपुट के रूप में प्रेजेंट करने से पहले सोर्स को बोलो कि ठीक से पूरा आवाज भेजे।
तो फिर आपके आवाज फोन में आवाज आएगा कि यार फिर से बोलो इस बात को। वो बंदा नहीं बोल रहा है, वो वहां का एंड डिवाइस बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है कि रिपीट द कम्युनिकेशन, रिपीट द वर्ड अगेन। तो ऐसे तो पागल हो जाएगा। मान लो मैंने बोला हेलो, आप तक आवाज पहुंची लेकिन ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ गए कि इसने हेलो ही बोला है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार फिर से हेलो बोलो, आवाज नहीं आई। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्योंकि इस तरह के कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट करना पड़ता है, ठीक है, बहुत फास्ट करना पड़ता है। तो ऐसे के लिए टीसीपी का यूज नहीं होता है कि बिल्कुल रिलायबल करना है हमें, नहीं नहीं, चलो यूडीपी से आवाज हमारी जाए जा रही है, वहां पे थोड़ा कम भी पहुंचा और अगर वो समझ गया तो वो आगे बढ़ती रहेगी कम्युनिकेशन। अगर उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी तो साफ बोल देगा कि भाई अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बाद में बात करते हैं या फिर से बोलो। लेकिन अगर टीसीपी यूडीपी के बदले आप टीसीपी लगा दो, तब तो थोड़ा सा भी अगर धुंधला हुआ, आवाज ब्लर्ड हुआ, तो टीसीपी बोलेगा कि यार फिर से ये पूरा वर्ड बोल के भेजो, या भाई अभी आउटपुट देने से पहले कुछ इसमें खामी है, फिर से बोलो तो डेटा पूरा हो जाएगा तब भेजूंगा आउटपुट के रूप में, मतलब डिवाइस से वो आवाज निकलेगी। तो वैसे तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही जब आपको, एक तो ये केस बताया, दूसरा केस है जब आपको कोई चीज ब्रॉडकास्ट करनी होती है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब एक साथ हम मल्टीपल लोगों को, सभी को भेज देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, सबको भेज दो। तो उस केस में कुछ डेटा गिर भी जाएगा तो गिर जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां भी क्योंकि हमें फास्ट कम्युनिकेशन को अंजाम देना है, रिलायबल कम्युनिकेशन से, रिलायबिलिटी से वहां कोई लेना देना नहीं है। जब आप ऑनलाइन मूवीज देखते रहते हो तो कभी कभी धुंधला सा हो जाता है, वहां भी यूडीपी का ही यूज होता है। क्योंकि अगर टीसीपी करने लगेगा तब तो आपको दिक्कत आ जाएगी, जब तक स्क्रीन ठीक नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब पूरा क्लियर होगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन जहां पे रिलायबल कम्युनिकेशन की जरूरत है, जैसे मेल आप करते हो, टुमारो आई विल नॉट रिजाइन, ये अगर आपने भेजा है मैसेज अपने मैनेजर को या एचआर को, किसी को भी, तो और नॉट अगर कट जाए, ड्रॉप हो जाए रास्ते में ही, तो मैसेज क्या हो जाएगा, टुमारो आई विल रिजाइन। आ रही है बात समझ में? जबकि ईमेल वगैरह क्या होता है, ऑफिशियल प्रूफ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिलायबल कम्युनिकेशन ही होना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी आप देखते हो जब मेल भेजा जाता है तो जो मेल भेजता है वही मेल पहुंचता भी है, तो वहां पे टीसीपी यूज होता रहता है। तो जहां पे रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए हमें, वहां टीसीपी का यूज होगा, और जहां पे अनरिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करेगा। तो सबसे पहले अब हमें समझना होगा कि ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।